अरे वो तो SC ST से है, कम नंबर भी आएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स के 73 थे, 75 थे, बट उनकी जेई क्लियर हुई, उनकी मेंस निकली एंड मैं 2% टेंशन। शादी किसी से भी कर लेना, पर छोटी जात से कभी मत करना। अब हमारे बच्चे ने तो स्कूल में खूब सारे टॉप किए, लेकिन फिर भी उसे जॉब नहीं मिल सकता। हमारे पूर्वज ने उनके साथ अगर अत्याचार किया तो उसका भुगतान हम क्यों करें? और यही लोग जब पूर्वज की संपत्ति लेने की बात आती है तो सबसे पहले दौड़कर पहुंच जाते हैं। ये सब तमाम वो लाइनें हैं जो आजकल हर जगह सुनाई देती है, व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर के चाय की दुकान तक और टीवी डिबेट से लेकर के चुनावी मैदान तक। पर असली सवाल यह है कि क्या आरक्षण सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है? क्या ये सिर्फ एक डिबेट का बात है या सदियों से मिले जख्म को भरने की कोशिश? इन सारे बातों का जवाब कभी भी हमें किसी बुक में, किसी सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस बात को समझाया नहीं गया। और आज यही कारण है कि आधे ज्ञान अधूरे ज्ञान को लेकर के हम आरक्षण के ऊपर बातें करते हैं। शोभा नहीं देता। इसकी सच्चाई जाने बगैर इस पर बकैती करना भी अपने आप में बेवकूफ़ी है। आज इस वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारे फाइलें, बहुत सारी पुरानी चीज़ें, डेटा मैंने पढ़ा। तब जाकर के मुझे कुछ ऐसी सच्चाई पता चली जिसे सुनकर एक वर्ग जो है, जो इस आरक्षण के विरोध में है, हो सकता है वो इस बात को लेकर के हर्ट हो जाए। लेकिन मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोनों ही पक्ष के लिए मैंने बातें रखी है। इस वीडियो को जब आप अंत तक देखेंगे तो आपका आरक्षण, आपका रिजर्वेशन के ऊपर जो नज़रिया है, जो नफरत का भी हो या फिर रिजर्वेशन के सपोर्ट का हो, उस पर आपका नज़रिया एक स्पष्ट हो सके। लेकिन इस रिजर्वेशन को समझने से पहले हमें भारत के कुछ वर्तमान के जो डाटा है उसको समझना बहुत जरूरी होगा। आज की इस वीडियो में हम डेटा, इतिहास और राजनीतिक उस सच्चाई को समझेंगे जिसमें हम सबको हमेशा से उलझा कर रखा गया। 2011 सेंसेक्स को ही मान के चलते हैं, जब 121 करोड़ जनसंख्या आकी गई थी, जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ यानी कि 16% थी। ST यानी कि अनुसूचित जो जनजाति है उनका 10 करोड़ जनसंख्या था, यानी कि 8.6%। और जो OBC है उसमें थोड़ा सा विवादित डेटा है, लेकिन जो मंडल आयोग ने जो इनकी जनसंख्या मानी है वो लगभग पूरे जनसंख्या का 52% जनसंख्या जो है वो OBC की। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ NSSO की जो सर्वे हुई थी उसमें 41% ही इनका जनसंख्या मारा गया था। यानी कि अगर इन तीनों को अगर हम जोड़ दे तो लगभग 75% आबादी जो है वो पिछड़ी जातियों की आबादी है, और बाकी के जो 25% बचते हैं वही है सामान्य वर्ग की आबादी। अब भारत में SC को आरक्षण 15% दिया जाता है, ST को 7.5% आरक्षण मिलता है, वहीं OBC को लगभग 27% आरक्षण दिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के ये आरक्षण जो हुआ पिछड़ी जातियों का वो 50% होता है। अब सबसे बड़ा लूप होल हमें यहाँ देखने को मिली, यानी जिस जाति का जनसंख्या भारत में 75% है उससे सिर्फ और सिर्फ 50% ही आरक्षण दिया जाता है। फिर भी जो दूसरा तबके के जो लोग हैं वो ये हल्ला करते हैं, वो ये शोर मचाते हैं कि आरक्षण को हटा दिया जाना चाहिए। उसके पीछे भी मैं आपको तर्क समझाऊंगा कि क्यों इस तरीके की बातें होती है। इसलिए आप इस वीडियो में आगे तक बने रहिए, आपको सारी जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। आप जो अभी शुरुआत में डेटा समझ के जो हमें विरोध कर रहे होंगे उनको भी लास्ट तक ये बातें समझ में आ जाएगी कि मैं किसी एक पक्ष के ऊपर बात नहीं करने वाला हूँ, मैं दोनों पक्ष के ऊपर बात करूंगा। बहरहाल वापस से अपने टॉपिक में आते हैं और आगे समझते हैं। एक बात ध्यान रखिए, ये जो रिजर्वेशन था गरीबी हटाने के लिए नहीं था, बल्कि आरक्षण का मकसद ही यही था कि जो सदियों से जो अन्याय हुआ है एक जाति के प्रति उसको इस मुख्य धारा में बैलेंस किया जाए। और जो लोग आज भी ये कहते हैं कि आरक्षण एक भेदभाव का प्रक्रिया है, तो वो लोग आज भी ये चीजें भूल जाते हैं कि ये भेदभाव का रास्ता नहीं बल्कि यही है एक न्याय का रास्ता। लेकिन फिर इस बीच एक सवाल आता है कि जब खुद संविधान कहता है कि इस भारत में, भारतीय संविधान के अनुसार ये समानता के साथ साथ हमें आरक्षण की जरूरत भारत में आज भी क्यों पड़ रही है, उसके पीछे एक बहुत अच्छा सा तर्क है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है जो हमारे घर, हमारे फैमिली में ही होती है। अब मानिए आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बीमार है और एक स्वस्थ है।
जो बीमार बच्चा है उसको डॉक्टर ने सलाह दिया है कि अगर इसे अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे तो ये मर भी सकता है। तो आप क्या करते हैं, अपने घर में उस बच्चे को अत्यधिक केयर करते हैं बजाय जो बच्चा स्वस्थ है। अब उस बच्चे को हम अत्यधिक देखभाल क्यों करते हैं? क्योंकि वो भी स्वस्थ हो जाए, वो भी उस जो स्वस्थ बच्चे हैं उसके इक्वल में आ जाए, दोनों एक जैसे पढ़ाई करें, दोनों एक जैसे काम करें। लेकिन क्या आप वहाँ पे ये चीज़ें सोचते हैं कि जो बच्चा स्वस्थ है, जो बच्चा बीमार है, उन दोनों को आप खाना इक्वल दें? अगर इक्वल खाना देंगे तो कमज़ोर बच्चे कभी भी ठीक ही नहीं होंगे। और यही सिस्टम और यही इम्प्लीमेंट के जरिए हमारे भारत में रिजर्वेशन को लाया गया। वैसे जाति या वैसे तबके के लोग हजारों साल तक अत्याचार हुआ और वो जनरेशन बाय जनरेशन कमज़ोर होते गए, उन सब को इक्वल लाने के लिए इस रिजर्वेशन को लाया गया। और रिजर्वेशन का जरूरी भी इसलिए था। और मजाक का बात तो तब लगता है कि जब ये लोग ये बात जानते हैं कि जब हम अपने फैमिली में इक्वलिटी की बात करते हैं, हम अपनी फैमिली में एक इंटीग्रिटी की बात करते हैं, एक इंसानियत की बात करते हैं, वही लोग जब अपने फैमिली से बाहर निकलते हैं तो रिजर्वेशन के खिलाफ हल्ला करते हैं, रिजर्वेशन के खिलाफ बातें बोलते हैं। लेकिन हम भारत के लोग जो भी इस आरक्षण के खिलाफ बातें करते हैं वो कभी भी ये बात नहीं सोचते हैं कि अगर हमारे ही भारत के कुछ ऐसे जाति, कुछ ऐसे वर्ग अगर पीछे छूट जाए तो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता और ये आगे चल के हमारे लिए ही खतरनाक हो सकता है। इस चीज का एग्जाम्पल हमने नक्सलवाद को जन्म लेते हुए देखा। नक्सलवाद जन्म लेने के पीछे कारण यही था कि जो जनजाति थे, जो जंगलों में रहते थे, उनको मुख्य धारा के जितनी भी व्यवस्था, जितनी भी सुविधा होती थी, स्कूल, कॉलेज, सड़क, ये सारी चीजें उनको नहीं दी जाती थी। यही तो कारण था कि नक्सलबाग हमारे देश के लिए आगे चलकर खतरनाक हो गया। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि आज अगर हम इन जातियों के खिलाफ अगर इसी तरीके के भेदभाव करते रहें तो आगे चल के हमारे लिए थ्रेट नहीं हो सकता है? और जो भारत में आरक्षण है, इसी खतरे को रोकने का एक सुरक्षा कवच है। ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी हजारों साल पीछे की है, क्योंकि हजारों सदियों तक, हजारों साल तक ऊंची जाति के लोगों का शिक्षा और सत्ता पर कब्जा रहा, जिसके कारण इन लोगों का जो हक था वो वंचित रह जाता है। अब जिस जाति के ऊपर हजारों साल तक अत्याचार हो, आप ये उम्मीद करते हैं कि आजादी के 75 साल बाद उस जाति की स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन इन सब बहस के बीच एक बहस और है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आरक्षण को जाति के बेस पर क्यों दिया जाए, आय के बेस पर दिया जाए। और यही कारण था कि जब 2019 में जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग थे उनकी आय स्थिति के अनुसार ही EWS का एक रिजर्वेशन लाया जाता है, जिसमें 10% की आरक्षण दी जाती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार किस लेवल तक है, भारत में आय का हिसाब रखना अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल चैलेंजेस है। और इसी लूप होल का फायदा बहुत से अमीर लोग उठाए, EWS के तहत आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। और जो वर्तमान में जिनको EWS की जरूरत थी, 10% आरक्षण की जरूरत थी, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, वो इस लाइन में आज भी पीछे छूट रहे हैं। और अगर वो विरोध भी करते हैं तो सिर्फ SC, ST और OBC के खिलाफ, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता है कि उनके ही कास्ट के लोग जो पैसे से अच्छे कंडीशन में हैं, खानदान से अच्छे कंडीशन में बिलोंग्स करते हैं, फिर भी वो EWS में आकर के जनसंख्या बढ़ा करके उनके लिए ही दिक्कत खड़े कर रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ वो कभी बातें नहीं करते, क्योंकि आज भी भारत में जातीय आधारित राजनीति होती है। और यही कारण है कि हम वो सच, वो आंकड़े को भूल जाते हैं जो हमें समझना चाहिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और बाकी बचे बात को भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आरक्षण का असली दिक्कत है कहाँ, कि इतना बड़ा वर्ग जो है इस आरक्षण के खिलाफ बातें कर रही है, कि भारत के बहुत से बड़े वर्ग के लोग जो है इस आरक्षण के खिलाफ बातें कर रहे हैं। उनके हक की भी बात यहाँ पर होनी चाहिए। अब मैं उसी का बात करूंगा। देखिए, शुरुआत से ही इस आरक्षण का मतलब था कि जो कमजोर वर्ग है ना, उसको सुरक्षा देना, उनकी जो स्थिति है उसको एक इक्वलिटी के लेवल पर लाना। लेकिन जैसे जैसे इस आरक्षण के इम्प्लीमेंट होने के बाद जो क्रीमी लेयर बनता गया ना, वो आज भी अमीर होने के बाद इस आरक्षण का फायदा उठाते हैं। SC हो या OBC हो, इनके वर्ग में कोई अमीर लोग ना हो, अमीर होते हैं लेकिन फिर भी वो आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर लोग अमीर हैं। मैं मानता हूं कि आज भी SC, ST या OBC में, यानी जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, बहुत गरीब है। गांव में ऐसी स्थिति है कि आज भी पिछड़े लोगों के पास बेसिक साधन नहीं होता। एक चेहरा और भी है कि इन लोगों में भी अमीर लोग बहुत सारे हैं, आज भी वो इस आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। और इसीलिए इस क्रीमी लेयर का मुद्दा आता है। और ये बात मैं नहीं, ये बात खुद RTI की एक रिपोर्ट कहती है कि आज भी आरक्षण का मेन जो फायदा है, आज भी वही अमीर लोग उठा रहे हैं। वर्तमान में जो आरक्षण जिनके लिए लाया गया था, आज भी वो इस भीड़ में संघर्ष कर रहे हैं। और जिनको आरक्षण की जरूरत
थोड़ा सा भी नहीं था, आज वो इस सिस्टम के साथ खेल कर रहे हैं। रीजन बस एक है, हर नियम हर कानून में कोई ना कोई लूप होल होता है। अगर उस पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो यही स्थिति बना रहेगा। तो सवाल यह है कि क्या सिस्टम को बदलने का वक्त आ गया है, जिसका रीजन साफ है। देखिए, आरक्षण अब एक न्याय का रास्ता नहीं रहा, आरक्षण अब एक पॉलिटिकल मुद्दा बन के रह गया है। और सरकार जो है इस आरक्षण को एक पॉलिटिकल मुद्दा के तौर पर वोट बैंक की राजनीति करने लग गई है। लेकिन कभी भी किसी ने इस क्रीमी लेयर के तहत खत्म करने की कोशिश नहीं की कि जो लोग अमीर हो गए हैं उनको क्रीमी लेयर के तहत आरक्षण से बाहर किया जाए। अब चाहे भले आरक्षण को लेकर के हमारे भारतीय संविधान में 5 बार संशोधन हो चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि कब तक इस वोट की मंडी में इस आरक्षण को बेचा जाता रहेगा। तो फिर आखिर में बस मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर इसका निचोड़ क्या होना चाहिए। क्या आरक्षण को हटा देना चाहिए, या आरक्षण को ऐसे ही निरंतर रखना चाहिए, या फिर इसमें बदलाव लानी चाहिए। तो आइए इस बात को भी डीप में समझते हैं। आज अगर हम सरकारी के जितने भी विभाग हैं उन पर जितने भी बड़े बड़े अधिकारियों का जो पोस्ट होता है, आज भी वहाँ उच्च जाति के लोगों का ही कब्जा है। ये चीज़ें दिखने को मिलती है। अब वो चाहे हमारे भारत के उच्च न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर जजों की बात करें, चाहे हाई कोर्ट में जजों की बात करें, या डीएम हो, आईएएस हो या आईपीएस हो, ये सारे पोस्ट ऐसे पद हैं जहाँ पर आज भी पिछड़ी जाति के लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। रीजन है कि आरक्षण के जो कानून है, जो नियम है, उसमें अभी भी बहुत बड़ा लूप होल है जिसका जमकर फायदा उठाया जा रहा है। और ये बातें मैं नहीं, ये बातें आरटीआई के खुद ये रिपोर्ट कहती है। पिछड़ी जाति के लोग आज भी उच्च पद पर न्यूनतम संख्या है उनकी। और इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी अगर बिजनेस का सेक्टर देखा जाए तो आज भी वहाँ पर छोटी जाति के बहुत कम ही लोग दिखते हैं। चाहे इसके साथ जो जमीन का मालिकाना हक है, आज भी छोटे जातियों के पास जमीन का मालिकाना हक बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन मन में तो ये सवाल आता है कि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, आरक्षण भी इतने लंबे समय से है, फिर भी ये गैप खत्म क्यों नहीं हो रहा है। उसके पीछे रीजन है कि कुछ अमीर लोग जो दोनों ही कास्ट के हैं, वो पिछड़ी जाति में भी है और जनरल कास्ट में भी है। ये दोनों लोग ऐसे हैं, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो आरक्षण का लाभ उठाते हैं। और जिनको एक्चुअल में जरूरत होता है आरक्षण का, वो आज भी इस चीज से वंचित है। और डॉक्टर अंबेडकर ने भी खूब कहा था कि जो लोग हमें बराबरी का हक नहीं दे सकते, उन्हें आज़ादी का भी कोई हक नहीं है। आज भी समाज में महान लोग वो होते हैं कि जो हमें अपने पास बैठने पर छोटा महसूस ना होने दे। और आरक्षण भी इसी पहल के लिए एक पहला कदम था। भले इसका दुष्प्रभाव पड़ गया हो भारत पर, लेकिन आरक्षण का मेन मकसद ये नहीं था कि जनरल कास्ट को नीचे दिखाना और छोटे जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको ऊपर बढ़ाते जाना, बल्कि आज की वर्तमान स्थिति ये है कि आज भी अगर आप गांव में जाते हैं तो वहाँ पर पिछड़ी जाति की स्थिति देख करके आपको रोना आ सकता है। मैं मानता हूँ कि जनरल कास्ट में भी गरीबी है, लेकिन वही बात है कि जितने भी आरक्षण पर आरक्षण आप लाते जाएं, अगर लूप होल रहेगा तो ये आरक्षण कभी भी सफल नहीं होगा भारत में। और इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था एक बात कि आरक्षण एक ऐसा सब्जेक्ट है आज भारत के वर्तमान समय के इस दौर में कि जिस पर हम 15 या 10 मिनट में हम पूरी बात को हम नहीं कंप्लीट कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसे तथ्य रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखा जिससे आपके मन में एक नॉलेज बिल्ड हो गया होगा कि जिससे आप आरक्षण के प्रति बोलने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे कि क्या आरक्षण को हटाया जाना चाहिए या फिर इसे रहने देना चाहिए। अभी तक आपके मन में जो भी विचार बने हो उसे कमेंट में बताकर जरूर जाएं, जिससे मुझे ये बात स्पष्ट हो कि क्या मैंने आपको गलत समझाया या फिर सही समझाया। क्योंकि रिजर्वेशन सिर्फ एक नीति नहीं, हमारे भविष्य का आईना है। अगर ये रिजर्वेशन नहीं रहा तो हो सकता है कि वो लोग आज भी वंचित रह जाएं। इस वीडियो में अगर आप अभी तक बने होंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरीके के सोशल जस्टिस के ऊपर कई अन्य तमाम रिपोर्ट वीडियो जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट करिए। बहुत से तथ्य, बहुत से रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी लाया है, आप उसे जाकर के देखिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं अगले ही रिपोर्ट, अगले ही कई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके बीच आऊँगा और सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचेगी। तब तक के लिए जय हिंद।